हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर जुडिशरी। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले नंबर 1 कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है या जो इसके पीछे रैशनेल है वो क्या है। नंबर 2, डाइंग डिक्लेरेशन किस तरीके से दिया जा सकता है, यानी डाइंग डिक्लेरेशन का फॉर्म क्या होता है। थर्ड, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। फोर्थ, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। एंड लास्टली फिफ्थ, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन के जो डिफरेंसेस हैं वो किस प्रकार से हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अब जब हम डाइंग डिक्लेरेशन के सेक्शन को देखते हैं, जो कि सेक्शन 26 है और स्पेसिफिकली 26 क्लॉज ए है, तो जब हम सेक्शन को देखेंगे, सेक्शन के वर्ड्स को देखेंगे, उसकी जो लैंग्वेज है उसको देखेंगे, तो हमें एक कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर समझ में आएगी कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है बेसिकली। तो जब हम बेयर एक्ट की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जब इस लेक्चर को सुन रहे हो तो अपने साथ अपनी बेयर एक्ट को लेके बैठें, ताकि जब हम उस सेक्शन को, जब हम और आप मिलके डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के समझेंगे, तो आपके लिए समझना आसान हो। तो चलते हैं सेक्शन 26 की तरफ और देखते हैं कि सेक्शन का जो टाइटल है वो किस तरीके से है और वो किस हेडिंग में आता है। तो हम ये देखते हैं कि सेक्शन 26 का जो टाइटल है वो कहता है स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, यानी वैसे व्यक्तियों की बात या वैसे व्यक्तियों का बोला हुआ या लिखा हुआ कोई भी ऐसा वाक्य या एक्सप्रेशन जो कि अब बतौर साक्ष्य, बतौर गवाह नहीं बुलाए जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, डाइंग डिक्लेरेशन है तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहीं से कि ये डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरने से पहले कही हुई बातों को हम डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे समझ सकते हैं। लेकिन हम इसको, ये आम भाषा में हमने समझा कि डाइंग डिक्लेरेशन कि भाई किसी व्यक्ति की मौत हुई है और उसने अपने मरने से पहले कुछ बातें कही हैं, जिसको कोर्ट में एज डाइंग डिक्लेरेशन सबमिट किया गया है या प्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या सारी जो बातें अभी हो रही हैं, क्या बस वो इतनी ही हैं, या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो हम जब सेक्शन को समझेंगे, सेक्शन को पढ़ेंगे और माइन्यूटली पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, तो हमें क्लियर होगा। अब हम सेक्शन 26 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या वर्ड्स इस्तेमाल हुए, क्या एक्सप्रेशंस इस्तेमाल हुए। सेक्शन 26, स्टेटमेंट्स written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable, are themselves relevant in the following cases, namely. So basically section 26 बोलता है कि वो स्टेटमेंट्स जो रिटन हो, लिखे हुए हो या वर्बल हो, बोले हुए हो, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी केस से रेलिवेंट जो फैक्ट्स हैं उन पे अगर कोई स्टेटमेंट आता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वर्बल फॉर्म में हो। अब ये किनके द्वारा दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है बाय पर्सन हु इज डेड। सबसे पहला उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, पहला जो डेड है, जो मर चुका है, और हु कैन नॉट बी फाउंड, उसे ढूंढना मुश्किल है या उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। और थर्ड, हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, यानी अब वो इस कंडीशन में नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं है कि वो एविडेंस दे पाए। शायद वो मेंटली, साइकोलॉजिकली इम्पेयर हो चुका है या हो चुकी है और वो अब एविडेंस देने लायक नहीं है, उसको बतौर गवाह कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है। फोर्थ, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस विच अपीयर्स टू द कोर्ट अनरीजनेबल, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको बतौर गवाह, बतौर साक्ष्य बुलाना खुद में इतना महंगा है या वो इतना डिले कॉज करेगा जो कोर्ट को लगता है कि अनरीजनेबल है। इन 4 प्रकार के व्यक्तियों की तरह, ये कौन 4 प्रकार? पहला, द वन हु इज डेड, सेकंड, वन हु कैन नॉट बी फाउंड, थर्ड,
हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, एंड फोर्थ जिसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती है विदाउट एन अमाउंट ऑफ इनऑर्डिनेट डिले और एक्सपेंस। इन चारों प्रकार के पर्सन्स व्यक्तियों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दे आर देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट। अब हम सेक्शन 26 सब क्लॉज ए को देखते हैं और हमें वो क्लियर पिक्चर देगा कि डाइंग डिक्लेरेशन किस तरीके से हम समझ सकते हैं। जब हम सेक्शन 26 सब क्लॉज ए देखते हैं तो वहाँ पे सेक्शन बोलता है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, नंबर 1 कॉज ऑफ हिज डेथ, और टू एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। यानी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, अब हमने सेक्शन 26 का जो मेन प्रोविजन था उसमें देखा कि ये स्टेटमेंट रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं। अब जब वो व्यक्ति हु इज फाउंड टू बी डेड, उसका क्या है कि द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट वो उसने दिया है, इट रिलेट्स टू हिज द कॉज ऑफ हिज डेथ, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनके वजह से या जिनका चेन ऑफ इवेंट्स है एंड लास्टली उसकी डेथ हो जाती है। इन केसेस में अगर उस व्यक्ति की रीज़न जो है डेथ का, कॉज ऑफ हिज डेथ, अगर वो सवाल में आता है, क्वेश्चन अराइज होता है, तो वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हो जाते हैं। कब रेलेवेंट हो जाएंगे? जब उस व्यक्ति की डेथ, जिसकी डेथ हो चुकी है, अगर उसकी कॉज ऑफ डेथ, रीज़न ऑफ डेथ आता है क्वेश्चन में किसी भी केस में, तो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे। अब ये रेलेवेंट कब होते हैं और कब नहीं हो सकते हैं? तो ये कहता है कि सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट whether the person who made them was or was not at that time when they were made under the expectation of death। यानी वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट रहेंगे, उस व्यक्ति ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो रेलेवेंट रहेंगे, चाहे जिस समय वो स्टेटमेंट दे रहा था उसे ये अनुभूति थी, उसे ये एहसास था, उसे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ थी या नहीं थी। यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है वो इररिलेवेंट है। उसको अपने मृत्यु की, अपने मौत की, उसको ये पता था या नहीं था, इट इज़ इररिलेवेंट। उसके स्टेटमेंट्स वहाँ पे रेलेवेंट होंगे। और फर्दर सेक्शन कहता है when they were made under the expectation of death and whatever may be the nature of proceeding। यानी जो केस है, नॉर्मली क्या है कि केस किस नेचर का है, सिविल नेचर का है, ब्रॉडली सिविल नेचर का है कि क्रिमिनल नेचर का है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी जब हम इंग्लिश और इंडियन लॉ को समझेंगे। तो हम समझेंगे कि इंडियन लॉ में जो अगर किसी व्यक्ति का कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में आता है, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, तो वो रेलेवेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे सेक्शन कहता है व्हाटएवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो इसको जब हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं पूरे सेक्शन 26 और सेक्शन 26 के क्लॉज ए को, तो हम कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और उन पॉइंट्स को जब हम एक सीक्वेंस में देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली है क्या, और ये हमें समझने के लिए आसानी होगी। और इसीलिए मैंने सेक्शन के हर एक वर्ड को आपके सामने वर्बटिम पढ़ा, ताकि आपको जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन पिन पॉइंट्स हैं डाइंग डिक्लेरेशन के सेक्शन 26 क्लॉज ए के, वो आपके सामने मैं रख सकूं। अब जो मेन पॉइंट जो हमने सेक्शन 26 एंड क्लॉज ए से उठाए हैं वो क्या है? सबसे पहला कि डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? रिटन स्टेटमेंट भी हो सकता है, वर्बल स्टेटमेंट भी हो सकता है। फिर क्या है कि इट इज़ मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। यानी ऐसे व्यक्ति द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है जिसका कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में आता है, और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। हो सकता है कि इनिशियली होता है कि एट रैंडम उसको ना पता हो कि उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन कुछ सिचुएशंस अराइज हुई, और उन सिचुएशंस को जब हम एक सीक्वेंस में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट ए बी सी ये ट्रांजैक्शंस थे, और पॉइंट ए कैसे रिलेट करता पॉइंट ई से या एफ से। अब इसको हम एक केस समझते हैं। बेसिकली एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है पकाला नारायण स्वामी का केस। इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम होता है, जो डिसीज्ड होता है, उसने अक्यूज को कुछ पैसे दिए होते हैं, कुछ पैसे उसने दिए होते हैं, और अक्यूज्ड उसको उन पैसों को देने के लिए लेटर लिखता है कि आप मेरे रेसिडेंस पे सो एंड सो डेट सो एंड सो टाइम को आ जाओ।
अब अक्यूज्ड जब वो लेटर रिसीव करता है तो ये बात वो अपनी वाइफ को कम्युनिकेट करता है कि मैं अक्यूज्ड यानी जो जिसको मैंने पैसे दिए हैं उसके घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको कुछ पैसे दिए थे, अब मैं वो पैसे रिकवर करने जा रहा हूँ। होता ये है कि कुछ समय बाद डिसीज्ड की बॉडी एक रेलवे कंपार्टमेंट के ट्रंक से, कुछ एक आइसोलेटेड रेलवे के ट्रंक से मिलती है। वहाँ से जब बॉडी रिकवर होती है, पूरा केस चलता है, तो वाइफ जो है वो एज विटनेस जब अपेयर होती है केस में, वो क्लैरिटी से ये बात बोलती है कि मेरे हस्बैंड जाने से पहले उन्होंने बताया कि अक्यूज जो है उसका लेटर आया, और लेटर का रिलेशन क्या था, लेटर का इंटेंट क्या था। इंटेंट यह था कि जो डिसीज्ड हैं उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं अक्यूज को, और अक्यूज अब वो पैसे वापस देना चाहता है, और वो पैसे को वापस देने के लिए उनको बुला रहा है, और उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो आपने देखा ये पूरे एक सर्कमस्टांस बनता है। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट पॉइंट है कि डिसीज्ड ने अक्यूज को पैसे दिए, अक्यूज ने फिर लेटर लिखा, लेटर डिसीज्ड को मिलता है, डिसीज्ड अपनी वाइफ को बताता है कि लेटर का कंटेंट क्या है, और साथ ही साथ वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, रिकवरी ऑफ मनी के लिए जा रहा है, अक्यूज के पास जा रहा है, अक्यूज के बुलाए हुए लोकेशन पे जा रहा है। उसके बाद डिसीज की डेथ हो जाती है, बॉडी रिकवर होती है। तो आपने देखा ये चेन ऑफ ट्रांजैक्शन बनता है। इसलिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। तो इस केस से आपको ये पॉइंट बहुत क्लियर हुआ होगा। फिर क्या है कि ये जो कॉज ऑफ डेथ है, या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस है जो इस वजह से डेथ होती है डिसीज की, क्या ये हर जगह एप्लीकेबल, क्या ये हर जगह इन क्वेश्चन आता है? ये तभी क्वेश्चन में आएगा जब डिसीज का कॉज ऑफ डेथ उस केस में अराइज होता है। जब डिसीज का कॉज ऑफ डेथ उस केस में अराइज होता है, तब वहाँ पे ये पॉइंट रेलेवेंट हो जाता है कि जो कॉज ऑफ डेथ था, या एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये दो पॉइंट ये वहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 26 क्लॉज ए। अब एक और पॉइंट हमने देखा क्लॉज ए में कि जो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है, क्या उसे ये अनुभूति थी, क्या उसे ये पता था कि उसकी डेथ होने वाली है, क्या उसे अपनी डेथ की एक्सपेक्टेशन थी? तो सेक्शन क्लियरली ये बोलता है कि नहीं, उसको कोई भी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं थी जिस समय वो बता रहा था। यानी वेदर और वेदर नॉट, चाहे तो थी चाहे तो नहीं थी, ये इररिलेवेंट है। वेदर द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज और वाज नॉट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डेथ एट द टाइम व्हेन दे वर मेड, यानी जिस समय वो स्टेटमेंट दे रहा है, हो सकता है वो अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो सकता है वो अंडर ऑफ एक्सपेक्टेशन डेथ के ना हो। तो दोनों पॉइंट्स को ये सेक्शन कवर करता है। अब हम समझते हैं कि कुछ लैटिन फ्रेज, कुछ लैटिन एक्सप्रेशंस जो कई बार जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये कौन सी सेक्शन से रिलेट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिन फ्रेज है वो है नेमो मोरिटुरस प्रिजम्प्ट्योर मेंत्रे। नेमो मोरिटुरस प्रिजम्प्ट्योर मेंत्रे, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि नो वन इज प्रिज्यूम्ड टू लाई व्हेन ही और शी इज अबाउट टू डाई। यानी जो भी व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो उसके लिए एक प्रिजम्पशन, नॉर्मल प्रिजम्पशन लेते हैं हम लोग कि वो अब झूठ नहीं बोलेगा। वो क्यों ऐसा है, ऐसा रैशनल या ऐसा प्रिंसिपल क्यों है? बिकॉज एक और स्टेटमेंट है, ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। यानी जो व्यक्ति मर रहा होता है और मरने वाले व्यक्ति के जो टंग होती है, जो ज़बान होती है, उस पर सच होता है, यानी वो मरते मरते सच बोलता है। एक और स्टेटमेंट है, अ मैन वुड नॉट वांट टू मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। यानी मरने के बाद अब तो वो अपने परमपिता परमेश्वर से मिलने ही वाला है, लेकिन अब मरते समय जब इस दुनिया में, इस टेम्पररी दुनिया में जब उसका लास्ट मोमेंट है, उस समय वो अपने मुंह से झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपने परमपिता परमेश्वर, अपने क्रिएटर से अपने मुंह में झूठ रख के मिलना नहीं चाहता है।